गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू पोल पाथ और मैं हूं प्रतिमा सिंह। अगेन कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और कल की विजेता की बात करें तो आकांक्षा आकांक्षा जो है कल की विनर थी। और आज देखते हैं ये बाजी कौन लेता है, लेकिन कंडीशन आपकी वही होगी कि आप जो है क्वेश्चन नंबर पक्का मेंशन करेंगे। विदाउट क्वेश्चन नंबर मैं आंसर कंसीडर नहीं कर सकती, क्योंकि कोई क्या है, किसी का नेट स्लो होता है तो पीछे चल रहा होता है, कोई किसी का जो है यूं ही अपना थोड़ा किसी और कारण से, टाइपिंग कारण से पीछे चल रहा होता है। तो जब क्वेश्चन नंबर वहां पर होगा तब वही आंसर जो है सही कंसीडर किया जाएगा। तो कुछ लोग जो है परेशान होते हैं, मैम मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। तो डोंट वरी, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका नाम आए ना आए वहां इशू हो सकते हैं, बहुत सारे इशू हो सकते हैं, क्योंकि जैसे नेट स्लो हो सकता है, कुछ टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही नाम आता है जो सबसे पहला सही आंसर होता है, मैं उसी का नाम देती हूँ। तो डोंट वरी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं लाइव क्लासेस में, तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं आया तो आपको कुछ आता नहीं है। आपको आता है, बस वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वज़ह से आपका नाम नहीं आ पाता है। तो ठीक है, क्योंकि ये क्विज़ है तो हमें नाम देना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को, लास्ट में एक विनर हमें देना ही पड़ेगा। तो उससे थोड़ा-सा आपका जो है टाइम मैनेजमेंट भी होता है, आपके लिए बेनिफिशियल भी है, आपके हित में है, इसलिए मैं ऐसा करा रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है, नेगेटिव पॉइंट इसके मत लीजिए, पॉजिटिव पॉइंट लीजिए। और आप हमें जो है पोल पाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और पोल पाथ के नाम से मैंने टेलीग्राम बनाया है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें सारी पीडीएफ वगैरह पाने के लिए। तो वहाँ पर जो भी आपको पीडीएफ की ज़रूरत होती है, अगर आप मैसेज करते हैं, सारी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं, जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ। तो सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। साथ में मैं लोक प्रशासन के जो है हैंड रिटन नोट्स फ्री में दे रही हूँ, तो वो भी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो आप जो है हमारा ये टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उसके द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पोल पाथ ओनली सर्च करके आप हमें यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में लिस्ट लगी हैं, जैसे कि प्रैक्टिस लिस्ट और कोर्स वीडियो लिस्ट, ये सभी आप अवेल कर लें वहाँ से। जो भी मेनली टीजीटी, पीजीटी का जो है, जो भी टॉपिक्स हैं कोर्स से रिलेटेड, लगभग सभी, ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ वहाँ कोर्स वीडियोज़ में आपकी लगी हुई हैं। तो वहाँ से सारी चीज़ें आप अवेल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स बनाएँ अपने, वीडियो देखें, नोट्स बनाएँ और हमारी प्रैक्टिस लें, तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। सबसे पहले जो है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी तक, वो क्लास को शेयर कर दें ताकि और लोग आकर के जुड़ सकें इस क्विज में। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा और उतने ज़्यादा जो है आपका लेवल ऑफ जो है कॉम्पिटिशन हाई होगा, और आपको यहाँ पर अपना नॉलेज का लेवल भी और टाइम मैनेजमेंट सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। कुछ लोगों में ये चीज़ें, उतना कॉम्पिटिशन जो है उतना हार्ड नहीं हो पाता है, उतना लेवल उसका अप नहीं होता है। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर दें और लाइक तो पक्का कर दें। जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि फिर उसके बाद आपका भेजा फ्राई होने लगता है और आप लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कंडीशन वही है, आप जो है क्वेश्चन नंबर पक्का मेंशन करेंगे, उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट वॉज कंपोज्ड बाय कौटिल्य इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। इसकी रचना कौटिल्य ने पहली शताब्दी ईस्वी में की थी। दूसरा कह रहा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 15 अधिकरण एंड 180 प्रकरण। ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। तीसरा कह रहा है इट इज अ टेक्स्ट ऑन सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन। यह प्रशासन के संदर्भ में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति पर एक पाठ है। जबकि चौथा क्या कह रहा कि इट इज द ओनली ट्रीटाइज दैट हैज प्रिजर्व्ड द ओल्ड पॉलिटिकल आइडियाज। यह एकमात्र ग्रंथ है जिसने पुराने राजनीतिक विचारों को संरक्षित किया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन क्या कह रहा है, 1, 2 एंड 3 ओनली। बी कह रहा है 1, 2 एंड 4 ओनली। जबकि सी कह रहा है 2, 3 एंड 4 ओनली। जबकि डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर जो है 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3। 4 जो है क्या कह रहा कि एकमात्र ग्रंथ है जिसने पुराने राजनीतिक विचारों को संरक्षित किया, तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी ग्रंथ है। हाँ, ये मोस्ट ऑफ द वन है, बट और भी हैं। तो ये चौथा आपका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी तीनों सही हैं, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट देखो, अर्थशास्त्र अगर कौटिल्य इन द फर्स्ट सेंचुरी अर्थशास्त्र कंपोज कब की गई, तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन माना ऐसा जाता है कि 100 बीसी से लेकर के 100 बीसी से क्या है फर्स्ट एडी तक क्या है, इसी के बीच में जो है इसको कंपोज किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट सेंचुरी एडी, तो आपका पहला भी यहाँ पर सही हो रहा है, मतलब जैसा भी आइडिया लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। तो यहाँ पर केवल 1, 2 और 3 यह आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट एंड किनशिप टू कौटिल्य। कौटिल्य के राज्य और राजत्व की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। द स्टेट इज पीपल ऑर्गेनाइज्ड टू विद द किंग एक्सरसाइजिंग फुल अथॉरिटी ओवर हिज सब्जेक्ट। पहला ये कह रहा है राज्य वे लोग हैं जो राजा के साथ अपनी प्रजा पर पूर्ण अधिकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है किंग विल बी वाइज बट मे नॉट बी वर्चुअस। राजा बुद्धिमान होगा लेकिन गुणी नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है ऑफिशियल विल बी देयर टू एडवाइज द किंग टू एडमिनिस्टर इफिशिएंटली। राजा को कुशलता पूर्वक प्रशासन करने की सलाह देने के लिए अधिकारी वहां होंगे। जबकि चौथा कह रहा है द सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम एंड इट्स प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूट व्हाट मे बी कॉल्ड एज द किंग्स धर्म। चौथा कह रहा है कि राज्य की सुरक्षा और उसके संरक्षण का गठन करता है जिसे राज्य धर्म कहा जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने क्या है 1, 2, 3 है, ठीक है, ये ए हो गया। 1, 2, 3 है। बी क्या कह रहा है 2, 3 एंड 4 है, ठीक है, जबकि सी कह रहा है कि 1, 3, 4 है और डी कह रहा है कि 1, 2, 4 है। ये आपके ऑप्शन है, यहाँ पर भी इसी प्रकार है बी, सी एंड डी। कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी 1, 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि जो ये राजा बुद्धिमान होगा लेकिन गुणी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। राजा बुद्धिमान होगा और उसके गुणों के बारे में भी जो है इन्होंने बात की है, ठीक है, कौटिल्य ने। तो अभी यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है 6 फोल्ड पॉलिसी ऑफ कौटिल्य, उसमें से 4 यहाँ पर दी गई हैं और मीनिंग इनका जो देखना है। तो कौन कौन से हैं? डुअल पॉलिसी यानी कि दोहरी नीति, सेपरेशन अलगाव, प्रिपरेशन तैयारी, मार्च चढ़ाई। तो इसका जो है किससे इसको यहाँ इनकी मीनिंग यानी इनका क्या मतलब निकलता है कौटिल्य के अनुसार, ये आपको यहाँ पर देना है। तो इसका हो जाएगा डुअल पॉलिसी दोहरी नीति यानी कि द्वैधी भाव, ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर सेपरेशन अलगाव का मतलब हो गया विग्रह, यहाँ पर हो जाएगा बी। फिर प्रिपेयरनेस तैयारी का हो जाएगा आसना, तो ये सी हो जाएगा। और मार्च यानी चढ़ाई युद्ध के लिए, तो ये हो जाएगा यान, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी यान। तो आपका हो जाएगा क्या है 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। 4, 3, 2, 1 अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने बोल दिया है 4, 3, 2, 1 आपका जो है ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रमाबाई से संबंधित है, ठीक है, और आपके पॉलिटिकल साइंस में रमाबाई से संबंधित प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमाबाई एस्टेब्लिश्ड शारदा सदन इन 1889। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। रमाबाई ने 1800 यानी कि 1889 में क्या बोलेंगे 1889 को जो भी बोलेंगे, चलो हम 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। रमाबाई ने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। इस संस्था के उद्देश्य क्या थे वो आपको बताना है। टू प्रिपेयर वुमेन एज एफिशिएंट सिटीजन ऑफ द सोसाइटी,
ठीक है। महिलाओं को समाज के कुशल नागरिक के रूप में तैयार करना पहला है। दूसरा क्या कह रहा है, टू मेंटेन इंडियननेस इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग द वेस्ट, ठीक है, पश्चिम की नकल करने के बजाय भारतीयता बनाए रखने के लिए। थ्री क्या कह रहा है, टू मेक द आश्रम अ रियल होम फॉर द डिस्टिट्यूट, आश्रम को बेसहारा के लिए एक वास्तविक घर बनाने के लिए। जबकि चौथा कह रहा है कि नो बडी शुड बी टेम्पटेड एंड परसुएडेड टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, किसी को भी ईसाइयत अपनाने के लिए लुभाया और राजी नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास है 1 2 3 है, 2 3 4 है, 1 3 4 है एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल यानी कि ऊपर के सभी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बताना है कौन हो जाएगा, तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, ठीक है, ऊपर के सभी, ऊपर के सभी। तो यहाँ आपको जो है डी ऑप्शन राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को सभी शेयर कर देंगे, ठीक है, सभी शेयर कर देंगे क्लास को ताकि और भी लोग आकर के जुड़ सकें। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता डैश किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड बी आर अम्बेडकर। तो जो 1931 का ये कराची अधिवेशन था, इसकी जो है सरदार पटेल ने क्या किया था, इसकी जो अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, सरदार पटेल, ठीक है। और इसके पहले जो जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी, जो 1929 का था उसको जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हील ऑफ हिस्ट्री इज रिटन बाय लोहिया, ठीक है, या एम एन रॉय, या फिर गांधी जी, या फिर नेहरू जी, किसके द्वारा जो है ये लिखी गई थी। तो जो इतिहास का पहिया कह लें या व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी लोहिया के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, लोहिया के द्वारा लिखी गई थी। अगर इनकी बात करें कि इन्होंने कौन सी जो है पार्टी को एस्टेब्लिश किया था, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और ये क्या थे, एक समाजवादी थे। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इनकी थी और ये समाजवादी थे, ठीक है। इतिहास का पहिया इनकी किस पुस्तक का नाम है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लोहिया, ए ऑप्शन सही होगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नेम द स्कॉलर हु बिलीव्ड दैट करप्शन इज ईटिंग इनटू द वाइटल ऑफ आवर पॉलिटिकल लाइफ, उस विद्वान का नाम बताइए जो यह मानता था कि भ्रष्टाचार हमारे राजनीतिक जीवन के प्राणों को खा रहा है। नेहरू थे ऐसा मानने वाले, जयप्रकाश नारायण थे, एम एन रॉय थे, या गांधी जी थे, कौन ऐसा मानता था, ठीक है। नेहरू, जयप्रकाश, एम एन रॉय, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी राइट आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्या थे, एक समाजवादी मतलब थे, और प्रिजन डायरी इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी इनकी बुक का नाम है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ऑथर ऑफ बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन में क्या है, ए राम मनोहर लोहिया, ठीक है, बी एम के गांधी, सी नेहरू, और डी एम एन रॉय। तो यहाँ जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, और जो है ये क्या कह रहा है, ऑथर ऑफ द बुक मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है। इसके जो पुस्तक है, पुस्तक के लेखक श्री गांधी जी और अछूतों की मुक्ति, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया, नेहरू, अंबेडकर।
तो ये काफ़ी क्लियर रहता है, इस तरह की बुक्स जो है अम्बेडकर के द्वारा ही लिखी जाती हैं, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, अम्बेडकर, राइट हो जाएगा। अम्बेडकर क्या थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के क्या है, ये चेयरपर्सन थे, तो ये सब कुछ इनकी मेन बातें हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है ऑप्शन डी अम्बेडकर सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन इन डायलॉग फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक संवाद रूप में लिखी गई है? द ह्यूमन साइकिल, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है? मानव चक्र, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, संक्रमण में भारत। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है गांधी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है, ये 1909 में जो है ये आती है और ये संवाद शैली के रूप में लिखी गई है, ठीक है? संवाद शैली में ये लिखी गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, हम यहाँ 10 कर लिया है। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर देंगे। ऐसा मत सोचना कि मैम तो इतने बुरे बुरे प्रश्नों में हमें फंसा रही हैं, हम क्यों लाइक करेंगे, नहीं लाइक करेंगे, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है? और फटाफट लाइक कर दो। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको प्रश्नों में फंसाना तो हमारा काम है, हम नहीं फंसाएंगे तो आयोग फंसाएगा, ठीक है? चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु सेड द फॉलोइंग? न्यू लाइट हैज बीन poured on us, teaching us a new lesson that king are made for the people and not the people for the king. निम्नलिखित में से किसने कहा हम पर नया प्रकाश डाला गया है, हमें नया सबक सिखाता है कि राजा लोगों के लिए बने हैं ना कि राजाओं के लिए लोग? किसने कहा ऐसा? महात्मा गांधी कहते हैं या राजा राम मोहन राय कहते हैं या दादा भाई नौरोजी कहते हैं या फिर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है, ठीक है? तो कौन कहता है? ये जो है कहने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड, ठीक है? कई बार मैंने आपको ये चीज बताई है कि इनको क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये इनको टाइटल दिया गया था। यदि हम बात करें तो इनकी बुक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो ड्रेन थ्योरी थी वो इन्होंने दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था कि कैसे जो है अंग्रेज भारत से धन निकाल करके ले जा रहे हैं, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ इस बारे में इन्होंने सबसे खुलकर और इन्होंने बात की थी और इस पर इन्होंने अपना जो है विचार रखे थे। और इनकी जो फेमस पुस्तक की बात करें तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी फेमस पुस्तक का नाम है। दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? जो मार्क्सियन थ्योरी है सरप्लस वैल्यू की, उसे किसने क्रिटिसाइज किया है? निम्नलिखित में से किसने अधिशेष मूल्य के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना की है? सावरकर ने, एम.एन. रॉय ने या अरविंदो ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने? तो किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर करेंगे। तो इसको जो है आलोचना करने वाले हैं क्या है? एम.एन. रॉय। सरप्लस वैल्यू होती क्या है? मान लिया कि हमने कोई लिया, जैसे कि एक मैंने बुक ली 50 रुपए की, नोटबुक कह सकते हैं, उसकी लागत कितनी है? उसकी लागत जो है कितनी है? 20 रुपए उसकी टोटल लागत है, जो सारे रिसोर्सेज लेकर के, कच्चा माल और मेहनत सब कुछ लेकर के, लेकिन हम बेच रहे हैं उसको 50 रुपीज में। तो 30 रुपीज क्या है? ये सरप्लस है। 30 रुपीज जो सरप्लस है यानी कि ज्यादा है, हमारी लागत से ये अलग है, तो ये सरप्लस वैल्यू यानी कि अलग से जो वैल्यू उसकी मिल रही है। तो इसको वैल्यू किसने दी? इस जो पन्ने थे वहां पर लुगदी थी और लुगदी को जो है एक कॉपी के रूप में यानी कि एक नोटबुक के रूप में देने वाला कौन है? लेबर है। यानी कि उस जो वो नोटबुक है उसको वैल्यू किसने दी? वैल्यू प्रोवाइड किसने की? लेबर ने प्रोवाइड की। तो जो सरप्लस वैल्यू है यानी कि जो वैल्यू से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 30 कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट में किसका हिस्सा होना चाहिए? मजदूरों का भी हिस्सा होना चाहिए। मालिक भी हिस्सा ले, लेकिन मजदूरों का भी हिस्सा होना चाहिए, जो कि उनको नहीं मिलता। उनको बस उनका लेबर का जो है प्राइस दे दिया जाता है,
बाकी का सारा सरप्लस वैल्यू कौन, पूंजीपति यानी कि जो मालिक होता है वो रख लेता है। ये इनकी मार्क्सियन थ्योरी है और इसी की जो है क्रिटिसाइज किसने किया, एम एन रॉय के द्वारा जो है क्रिटिसाइज किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम 13 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर देंगे आप। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी के द्वारा की गई घटनाओं के सही क्रम की पहचान करें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज द इंडस्ट्रियल वर्कर इन अहमदाबाद फॉर हायर वेजेस। अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया। सेकंड कह रहा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिको प्लांटर्स एंड एट चंपारण। चंपारण में नील के बागान मालिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जबकि तीसरा कह रहा है सत्याग्रह मूवमेंट इन कैरा अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व की वसूली के खिलाफ कैरा में सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, जबकि चौथा क्या कह रहा है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ विरोध। तो इन सबको आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है ना, सीक्वेंस में लगाना है। और ऑप्शन आपको जो है नीचे गिवन जो है नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, तो वो भी देखेंगे। पहला है थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट, जबकि दूसरा है फोर्थ सेकंड थर्ड एंड वन, जबकि तीसरा है सेकंड थर्ड फोर्थ एंड वन, जबकि चौथा है और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी राइट होगा, फोर्थ सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। सबसे पहले जो है एशियाई पंजीकरण अधिनियम खिलाफ, ये जो है इन पर इनका जो है जो किया था इन्होंने इवेंट यानी कि इन्वॉल्वमेंट इनका ये पहला रहता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या है कि यो चंपारण नील के बागान मालिकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तो ये जो है हो जाता है। उसके बाद ये करते हैं, फिर क्या होता है कि जो भू राजस्व की वसूली के खिलाफ कैरा में आंदोलन होता है। फिर अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों के उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया जो है, ये जो है लास्ट में आता है क्रम में अगर रखें तो यहाँ चौथा दूसरा तीसरा और पहला ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो रहा है। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हेन वाज द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया। भारत में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, 1948 में, 1952 में, 1955 में या 1960 में, कब हुआ था। तो भारत में सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसका गठन होता कब है, 1952 में होता है। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका गठन जो है कब हुआ था, ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ न्यू सोशलिज्म प्रोपाउंडेड बाय। नवीन समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन में है आपके पास एम एन रॉय या राम मनोहर लोहिया या बी आर अम्बेडकर या फिर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जो नवीन समाजवाद है यानी कि न्यू सोशलिज्म, ये जो है प्रोपाउंड किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, which one of the following describes administration as the organization and direction of women and material resources to achieve desired end। निम्नलिखित में से कौन प्रशासन को वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और दिशा के रूप में वर्णित करता है। एच ए साइमन करते हैं, एल डी वाइट कहते हैं, जे वेक कहते हैं या कौन जे एम पिफनर कहते हैं। ठीक है, कौन ऐसा जो है बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी आंसर देंगे। ठीक है, और राइट आंसर देंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है डी, जे एम पिफनर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी within a department is vested in a single individual then that system is known as। यदि किसी विभाग के भीतर का प्रशासनिक अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित है तो उस प्रणाली को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, एक आयोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आयोग के रूप में जाना जाता है, या फिर काउंसिल यानी परिषद के रूप में जाना जाता है, या फिर ब्यूरो के रूप में जाना जाता है, या फिर बोर्ड के रूप में जाना जाता है? बताइए। कमीशन, काउंसिल, ब्यूरो, बोर्ड, आयोग, परिषद, ब्यूरो, बोर्ड, किसके रूप में जाना जाता है? तो ये ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो के जो है रूप में जाना जाता है, क्योंकि ब्यूरो में क्या होता है, जो सिंगल इंडिविजुअल वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल, ये एक डिपार्टमेंट का जो है क्या होता है, एक प्रकार से प्रधान होता है, डिपार्टमेंटल जो है चीफ होता है, जैसे कि चेयरमैन आप कह लीजिए, ऐसा कुछ। और इसके पास जो है क्या है, अथॉरिटी वेस्टेड होती है, यानी कि फाइनल डिसीजन, फाइनल सिग्नेचर इसी के होते हैं। ब्यूरो यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल ग्रिड, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन में आपके पास है ब्लैक एंड व्हाइट, और क्या है, माउंटन एंड सोफान, ब्लैक एंड स्मिथ एंड ब्लैक एंड माउंटन। ठीक है, तो किसने किया है? तो ये जो है करने वाले हैं ब्लैक एंड माउंटन। प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ब्लैक एंड माउंटन ने विकसित की है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 4 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऑफ 1984। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1984 के परमाणु निशस्त्रीकरण की 4 महाद्वीपीय शांति पहल में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया? प्रेसिडेंट राउल अल्फोंस, ठीक है, बी प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस एंड्रियास, ठीक है, और सी क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जबकि डी कह रहा है प्रेसिडेंट जियाउल हक। ठीक है, जियाउल हक। तो कौन किसने नहीं लिया था? तो ये प्रेसिडेंट जो जियाउल हक थे, ये पाकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ही नहीं लिया था, बाकी इन तीनों ने जो है लिया था। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, और विद एक्सप्लेनेशन के द्वारा सारा कुछ हमने समझा रखा है आपको। ठीक है, तो बाकी के जो ये 2 हैं, इंदिरा गांधी तो आपके देश की हैं, बाकी ये जो ये 2 हैं ए एंड बी, ये किस देश से थे? वो आप मुझे बता के अभी फटाफट बताइए, कमेंट सेक्शन में इनके जो है नाम दीजिए। ये कई बार मैंने आपको बता रखा है। चलिए देखेंगे हम अब 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है which among the following is correct regarding the decline of political theory? ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है हिस्टोरिसिज्म यानी कि ऐतिहासिकता, फिर क्या है, हाइपर फैक्चुअलिज्म यानी कि अति तथ्यात्मकता, फिर सी क्या कहता है, मोरल रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षवाद, जबकि डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के संबंध में बातें कही गई हैं, तो ये सारी ही बातें कही गई, यानी कि जो है अधिक नैतिकता के उससे जो है सोचना विचारना जो है, ये भी पतन का कारण है। अति तथ्यात्मकता यानी तथ्यों की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव कर देना या उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी वो है, और ऐतिहासिकता यानी कि इतिहास पर बहुत ज्यादा फोकस करना। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं, और इन सभी थ्योरीज को जो है अलग अलग जो है ये विचारक हैं इन्होंने दिया है। तो अलग अलग विचारकों के हिसाब से अलग अलग कारण हैं, जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के अलग अलग कारण है। किसी ने ऐतिहासिकता बताया, किसी ने अति तथ्यात्मकता बताया है, और किसी ने नैतिक सापेक्षवाद बताया है। तो और इसके मैंने इन सभी के नाम आपको बता रखे हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन IR जब मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वहां से, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यस उसमें दिया है जब, तो ये सारी चीजें हमने बताई हैं आपको। और इन सभी के आप बताएंगे कि ऐतिहासिकता के को किसने माना है, तथ्यात्मकता किसने माना है, नैतिकता किसने माना है, तो अलग अलग है सभी का, आप ये बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कारण जो है माने गए हैं राजनीतिक पतन के, लेकिन अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग कारण बताए गए हैं। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ अबव नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
सेशन को जितने भी लोग अभी जुड़े हैं लाइक कर देंगे फटाफट। लाइक करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसा मत सोचना कि मैम जो है इतने ऊटपटांग क्वेश्चन लेकर के आ रही हैं तो मैं लाइक नहीं करूंगा, क्यों करूं लाइक, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। और फटाफट लाइक कर दो। इसलिए कहती हूँ क्लास ज्वाइन करते ही लाइक कर दो, बाद में तो आपका भेजा फ्राई होता है, फिर आप कहाँ लाइक करने वाले होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्सचुअलिज्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद का प्रतिपादक नहीं है। ऑप्शन में आपके है स्किनर, ठीक है, पिकॉक एंड चरखी, एंड और क्या है, विटगेंस्टाइन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तो जो विटगेंस्टाइन है ये ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये संदर्भवाद के प्रतिपादक नहीं है, बाकी सभी जो है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर है आपके, और आपका इसका आंसर, आप लोग जो है इसका आंसर करें। क्या है, हु डिफाइंस सिटीजन एज शेयरिंग इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न। नागरिक को सत्तारूढ़ होने के नागरिक जीवन में और बदले में शासित होने के रूप में कौन परिभाषित करता है। कौन करता है, प्लेटो करते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं, या पॉलीबियस कहते हैं, या फिर सिसरो कहते हैं। तो ऐसा कहने वाले अरिस्टो हैं। कई बार हमने आपको बताया है, थोड़ा अलग अलग ढंग से बताया है। आज यहाँ पर जो है एक ये स्टेटमेंट जैसा है तो वो भी देख लीजिए। तो ये अरिस्टोटल ने कहा है, सत्तारूढ़ होने के नागरिक जीवन में और बदले में शासित होने के रूप में कौन जो है परिभाषित करता है, तो ये ऐसा परिभाषित करने वाले अरिस्टो महोदय हैं। तो आज का सेशन जो है यहीं पर वाइंड अप करेंगे। इतने क्वेश्चन लिए थे और हमने कवर कर लिए हैं। आई थिंक इतना ही आप अच्छे से जो है डेली डेली रिवाइज करेंगे तो आपके एग्जाम तक जो है बहुत आप क्वेश्चन कर लेंगे। प्लस प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहां पर भी आप जो है उसे भी चेकआउट करें और वहां से भी लें। साथ में सेशन को क्विट करने से पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ऑनलाइन नहीं, अगर लाइव क्लासेस नहीं ले पाए हैं वो तो जो है ऑफलाइन ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपलोडेड क्लास ये बाद में ले सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का कर लो, ठीक है, तभी मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अपने जो है कमेंट्स जो है वीडियोस में पक्का छोड़ें, यानी कि जब अपलोडेड ये बन जाता है, लाइव में मत छोड़िए, इसमें लैप्स हो जाते हैं। और फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ, उसमें आपके डाउट भी जो होंगे वो भी बताएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जब ये लाइव कमेंट्स में ना दे करके कमेंट सेक्शन में जाकर के, यानी कि जब ये वीडियोस अपलोडेड में जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के देना है, ताकि मैं आपके कमेंट जो है बाद में देख सकूं, क्या फील करते हैं सेशन के बारे में, क्या आपको और चाहिए, किस तरह का क्या मटेरियल आपको चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ चल रहा है, क्या यह ठीक है या नहीं ठीक है। वैसे मैं मैनेज दोनों को कर रही हूँ, ताकि दोनों लोगों की जो है नीड, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट यहाँ पर जो है बेनिफिट ले सकें, इसलिए एक साथ कर दिया है। तो इन सभी के बारे में अपने जो है राय दीजिए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर पक्का करना है, पक्का 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 से करना है, इसको बिल्कुल मत भूलना, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड जय हिंद, जय भारत।